अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन कंसेप्ट को। सबसे पहले तो इसके अंदर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरप्राइज इंटीग्रेशन क्या होती हैं। सो अ प्रीरिक्विजिट फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ एक्सएमएल इज डाटा मॉडलिंग। कि जो हम एक्सएमएल यूज़ करते हैं उस एक्सएमएल का जो प्रीरिक्विजिट होता है वो डाटा मॉडलिंग होती है। और ये इसलिए होता है कि डिफाइन करने के लिए एक्सएमएल के रिक्विजिट को, जैसे कि बहुत से डाटा मॉडलिंग टूल ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली एक्सएमएल जो है वो क्रिएट कर देते हैं उसके मेटा डाटा से। यानी कि अगर आपके पास एक लेट्स से सॉन्ग है, उस सॉन्ग का जो मेटा डाटा है लाइक उसका क्रिएशन टाइम, उसका आर्टिस्ट, उसका नेम, उसकी एक्सटेंशन, वो सारी चीज़ें जो उसके मेटा डाटा में आती हैं, उन चीज़ों से ऑटोमेटिकली कुछ डाटा मॉडलिंग टूल हमें एक्सएमएल क्रिएट कर देते हैं। एक्सएमएल के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ देखते हैं। अब एक केस स्टडी यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एबीसी इनकॉर्पोरेटेड और डीईएफ एंटरप्राइज। दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स बाय करती हैं XYZ से। यानी कि दो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एबीसी और डीईएफ, और वो अपनी प्रोडक्ट्स बाय करती हैं XYZ से। अब बिजनेस करने के लिए जो एबीसी कस्टमर एबीसी इनकॉर्पोरेटेड है वो XYZ से कुछ एक्टिविटीज़ करती है। वो क्योंकि अगर हम दो की बात करें लाइक एबीसी और डीईएफ अगर XYZ से के साथ से प्रोडक्ट्स पर बाय करती हैं, परचेज करती हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एबीसी XYZ से प्रोडक्ट्स परचेज करती है। अगर दो को लेके चले तो कुछ एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल द XYZ सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट सेल्स ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एबीसी। के जो XYZ जो कि बेचती है प्रोडक्ट्स, वो ऑर्डर रिसीव करती है एबीसी से। अब वो ऑर्डर जो होता है वो प्रोसेस होते हैं। जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद जो XYZ का ऑर्डर एंट्री डिपार्टमेंट है, यानी कि जो डाटा एंट्री डिपार्टमेंट है XYZ का, जो चीज़ें बेचते हैं, वो उसकी एंट्री करता है अपने सिस्टम में। और इस एक्टिविटी को हम कह रहे हैं ऑर्डर एंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटी। अच्छा, बिफोर एन ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड। अब ऑर्डर आगे प्रोसेस होने से पहले XYZ क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ये चेक करता है, जो XYZ का क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो ये चेक करता है कि जो एबीसी की कंपनी जो उनसे चीज़ें खरीद ली है, वो खरीद रही है, उनका अकाउंट बैलेंस का क्या स्टेटस है और उनकी क्लाइंट क्रेडिट लिमिट कितनी है, यानी कि क्या वो चीज़ें परचेज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनका क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होता है। तो ये एक और एक्टिविटी हमारे पास आ गई। उसके बाद जब ऑर्डर एंट्री डिपार्टमेंट उनका ऑर्डर प्रोसेस कर लेता है और अपने सिस्टम में एंटर कर देता है, तो अकाउंट रिसीवेबल सेक्शन जो होता है XYZ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, वो कस्टमर इनवॉइस मैनेजमेंट एक्टिविटी यूज़ करता है और इनवॉइस जनरेट करता है। क्योंकि होता भी ऐसा ही है कि जब आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको इनवॉइस आपके लिए जनरेट की जाती है जिसको आप पे करते हैं। तो वो जो इनवॉइस जनरेशन का काम होता है वो कस्टमर इनवॉइस मैनेजमेंट एक्टिविटी करती है। अच्छा, दिस इंक्रीजेज द डिबेटर अकाउंट बैलेंस ऑफ इट्स डिबेटर एबीसी बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर। तो वो डिबेटर अकाउंट बैलेंस होता है वो उसका इस तरह से ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो नया डिबेटर अकाउंट बैलेंस है ये इस्तेमाल किया जाता है अपडेट करने के लिए रिडंडेंट वर्जन्स को के जो XYZ में आते हैं, जैसे कि द कस्टमर अकाउंट बैलेंस फॉर कस्टमर एबीसी इन सेल्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। कि जो दो डिपार्टमेंट्स के अंदर उनका डाटा है उसकी रिडंडेंसी को ठीक करने के लिए ये काम किया जाता है। अच्छा, और ये जो चीज़ें होती हैं सारी, ये जो अकाउंट बैलेंस की जो रिडंडेंसी के वर्जन हम लेके आते हैं कि पहले अकाउंट बैलेंस ये था, फिर नेक्स्ट वर्जन में ये आ गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट एक्टिविटी की। अब हम आते हैं बेसिक XML के कंसेप्ट पे। ये तो हमारे पास एक एक्टिविटीज़ थी जिनको हम आगे जाके भी देखेंगे। एक केस स्टडी हमने डिस्कस की कि दो हमारे पास कंपनीज थी जो कि तीसरी कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेज करती थी। दो का हमने उसमें जो केस स्टडी देखी कि एबीसी XYZ से ऑर्डर्स जो है वो चीज़ें खरीदती थी। उसमें कुछ हमने एक्टिविटीज़ देखी कि ऑर्डर एंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटी थी जो कि ऑर्डर की एंट्री करती थी। फिर क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट एक्टिविटी थी जो कि ये चेक करती थी कि क्लाइंट का जो है वो क्रेडिट लिमिट एक्सपायर या एक्सीड तो नहीं हो गई। इसके बाद कस्टमर इनवॉइस मैनेजमेंट एक्टिविटी थी जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स को देखती थी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट एक्टिविटी थी जो कि डिबेटर अकाउंट्स के साथ डील करती थी। अच्छा, अब XML के बेसिक कंसेप्ट ये होते हैं कि XML बेसिकली हमारी इसमें जो टैग्स होते हैं उनकी जो शक्ल होती है वो HTML की तरह से होती है। जैसे कि XML इंडिकेट करती है कंटेंट्स को रेलेवेंट डाटा जो कि एक टैग से गिट सराउंड हुआ होता है। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर शो हो रही है XML
का एक टैग है, जैसे आप देखते हैं HTML का टैग होता है, वैसे ये कस्टमर का टैग है और उसके अंदर लिखा हुआ है ABC इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, इस ये जो है ये सेल्स ऑर्डर है ABC से, जो कि XML की फॉर्म में आपको शो हो रहा है, यानी कि जो सेल्स ऑर्डर है जो कि कस्टमर की तरफ से आया वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि कस्टमर के अंदर ABC INC है, या और यहाँ पर कस्टमर का जो स्टार्ट का टैग, ये स्टार्ट का टैग है और ये जो कस्टमर का एंडिंग टैग है। इसी तरह से जो XML होता है वो XML के टैग के अंदर डाटा होता है और XML ने उसको सराउंड किया होता है, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे। जैसे कि आप अगर आप ये देखें कि हमारे पास एक XML लिखी हुई है, क्लाइंट का टैग है और उसमें के अंदर भी ABC INC है, क्योंकि अब ये जो चीज़ है ये क्लाइंट के एंड पे आ गई है, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में की तरफ से जा रही है, तो इसलिए इसमें क्लाइंट आएगा। इसके अलावा जो हम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का जो सारा मैटर है वो ऑफ कोर्स डिबेटर से लिंक होता है, तो इसलिए उसके लिए डिबेटर का टैग आया है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट टैग्स नहीं होते जैसे कि HTML के टैग्स होते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इन टैग्स के बाद कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी जो भी डाटा एक्सचेंज हो रहा है दो कंपनीज के दरमियान, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर ABC और सप्लायर XYZ, क्योंकि कस्टमर ABC कस्टमर है और XYZ सप्लायर है, तो उनके दरमियान एक कुछ डाटा एक्सचेंज होगा और वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा। जैसे कि ABC परचेजिंग एक्टिविटी प्रोड्यूसेस परचेजेस ऑर्डर दैट आर सेंट टू XYZ एट इट्स सप्लायर, कि जो ABC अपनी परचेजिंग एक्टिविटी XYZ को भेजती है वो जो है वो किसी भी फॉर्म में भेजे, वो मेल के थ्रू भेजे या फैक्स के थ्रू भेजे, उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में वो आती है। इसके बाद जब XYZ ऑर्डर एंट्री मैनेजमेंट उसको रिसीव कर लेता है तो वो उसका जो है वो सेल्स का जो रिकॉर्ड है वो मैनुअली एंटर करता है, और ये काम जो होता है वो हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑर्डर एंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटी में होता है। उसके बाद जो सेल्स ऑर्डर एक्सेप्टेंस है कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर, जिसको XYZ क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में प्रोसेस कर रहा होता है। अब XYZ जो सेंड करता है ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट टू ABC, जब उसकी ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो XYZ इस ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो ABC को सेंड करते हैं। ये ABC ने पहले रिक्वेस्ट की, उसके बाद XYZ ने प्रोसेस करने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दी, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ जाता है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ABC परचेजिंग ऑर्डर एक्सेप्टेंस एक्टिविटी ये में रिसीव होती है। तो फाइनली जो अकाउंट रिसीवेबल सेक्शन है XYZ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर वो सेंड करता है कस्टमर इनवॉइस डिबेटर को, यानी कि जो ABC डिबेटर होता है उसको इनवॉइस सेंड कर देता है। उसके बाद वो इनवॉइस रिसीव होती है ABC अकाउंट पेएबल एक्टिविटी के अंदर, वो रिसीव होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और जो होता है सप्लायर इनवॉइस XYZ में भी उसको रिसीव होती है। अब अगर हम एक XML का फॉर्मेट देखें, ये हमारे पास ABC परचेज ऑर्डर फॉर्मेट है, इसको हम देखें तो ये XML लिखी हुई है। अगर आप देखें तो परचेज ऑर्डर का एक टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरी एक हमें नजर आ रही है ना XML, ये परचेज ऑर्डर टैग के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रही है और एंड यहाँ पे हो रही है। उसके अंदर पार्टी टाइप है, पार्टी टाइप इक्वल टू बायर। अब क्योंकि दो होती है, एक तो बायर होता है और एक कस्टमर होता है, तो ये पार्टी टाइप इक्वल टू बायर। अब ये पार्टी टाइप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पर आपकी खत्म हो रही है, क्योंकि पार्टी का टैग है उसका जो एट्रीब्यूट है वो है टाइप, तो पार्टी यहाँ से यहाँ पर खत्म। अब इस पार्टी के अंदर इस पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसका रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, दरम्यान में उसका डाटा है, नेम स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, नेम उसका जो भी ऊपर लिखा होगा स्मिथ एंड को वो है, स्ट्रीट उसकी, टाउन उसकी, पोस्ट कोड, और भी जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे अगर आपको ईमेल लेना है तो आप एक ईमेल का टैग लेते हैं, दरम्यान में उसकी ईमेल लिखते हो, एंड पे ईमेल का टैग क्लोज कर देते हो। तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्टी का हमारा टैग है और पार्टी है बायर। अब उसके बाद एक और पार्टी आ गई, वो है सप्लायर। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसके दरमियान 3 डॉट्स का मतलब है कि इसके अंदर पार्टी जो सप्लायर की पार्टी है उसका डाटा शो हो रहा है। उसके बाद ये ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर आइटम का डाटा, यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स का डाटा इसके अंदर आएगा, टैक्स अगर है तो टैक्स का डाटा इसके अंदर आएगा। इसी तरह से और जो भी आपकी रेलेवेंट चीज़ें हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी XML की फॉर्म में। ये वो सारे कंसेप्ट हैं जो भी मैंने आपको इस स्लाइड में बताए हैं। उसके बाद आती है EBXML, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस XML, इसको हम EBXML भी बोलते हैं। ये डिफाइन करती है एवोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड मैसेजेस टू XML, क्योंकि ये एक एवोल्यूशन है जिससे आप XML की फॉर्म में सारा डाटा ले लेते हैं, और ये एक जॉइंट एफर्ट है UN और CFAT, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है ट्रेड फैसिलिटेशन और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए। तो EBXML एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन है ऑफ XML बिजनेस स्पेसिफिकेशन
जो कि माइग्रेट करती है EDI को XML में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो इंटरचेंज होता है उसको XML में माइग्रेट करती है ना, यानी कि XML की फॉर्म में डाटा को लेके जाती है सारा। और ये डिफाइन करती है टेक्निकल फ्रेमवर्क को जो कि इनेबल करता है XML, जो कि यूटिलाइज करते हैं किसी भी मैनर में उसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डाटा की एक्सचेंज के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। यानी कि आपके पास अगर कोई डाटा है, उस डाटा को आप XML में लेके जाना चाहते हैं बिजनेस टर्म्स के अंदर, तो उसके अंदर फिर ये EBXML का यूज होता है। इसके अलावा EBXML जो होता है वो स्पेसिफाई करती है हेडर इन्वेलप और पे लोड इन्वेलप। इसको आपको मैं इस स्लाइड में बताता हूँ कि आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दो तरह के इन्वेलप्स हमारे पास हैं। एक है EBXML हेडर इन्वेलप जो कि आपको ये शो हो रहा है, जिसको हमने EBXML हेडर कंटेनर भी कहा है। इसके अलावा EBXML पे लोड इन्वेलप भी आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, इसको हमने EB पे लोड कंटेनर का, यानी कि ये हेडर कंटेनर है और ये पे लोड कंटेनर है। अब आप अगर देखें तो ये हेडर इन्वेलप के अंदर हेडर डॉक्यूमेंट है और पे लोड इन्वेलप के अंदर पे लोड डॉक्यूमेंट है। और हेडर इन्वेलप के अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैनिफेस्ट है और एक हेडर है। उसके बाद अगर इसके हम बॉटम टू टॉप चले तो इसके अंदर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कंटेन हो रही हैं एक EBXML मैसेज इन्वेलप के अंदर, और ये सारा कुछ कंटेन हो रहा है ट्रांसपोर्ट इन्वेलप के अंदर। और ये ट्रांसपोर्ट इन्वेलप होता है जो कि आपकी ट्रांसफरिंग करवाता है SFTP के थ्रू या HTTP के थ्रू। तो ये आपका एक EBXML का मैसेज इन्वेलप फॉर्मेट है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन्वेलप होता है, उसके अंदर मैसेज इन्वेलप होता है, और उस मैसेज इन्वेलप के अंदर सेम लेवल पे एक हेडर इन्वेलप होता है और एक पेलोड इन्वेलप होता है। और फिर उनके अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक हेडर इन्वेलप के अंदर हेडर डॉक्यूमेंट और पेलोड इन्वेलप के अंदर पेलोड का डॉक्यूमेंट होता है। आखिरी टॉपिक है इसके अंदर कि आपकी जो रिडंडेंट डाटा अपडेट्स आती हैं उनको आप किस तरह से मैनेज करते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के EAI में। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें एड्रेस की, तो एड्रेस में ये होता है कि आपका अगर एक एड्रेस कस्टमर का आपके पास डेटाबेस में स्टोर है और वो आपके 2-3 डिपार्टमेंट में स्टोर है, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट में भी स्टोर है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में भी स्टोर है और अकाउंट डिपार्टमेंट में भी स्टोर है। अब अगर वो कस्टमर अपना एड्रेस चेंज करता है तो वो एड्रेस किसी एक डिपार्टमेंट में चेंज होगा, लेकिन उस एड्रेस को आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भी चेंज करना होगा, क्योंकि वरना इससे डाटा रिडंडेंट होना शुरू हो जाएगा कि एक जगह पर लाइक सेल्स डिपार्टमेंट में उसका जो एड्रेस है वो अपडेट होकर नया हो गया, लेकिन क्रेडिट डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वो पुराना एड्रेस पड़ा हुआ। तो इसी तरह से आपका एक ही कस्टमर का डाटा रिडंडेंट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप ये काम करती हैं, आप इसके लिए चेंज एड्रेस की मैनुअल कॉल करते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका ये अगर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है तो ये आपका ये वो डाटा है, फॉर एग्जांपल जो ये आपको शो हो रहा है ये आपका वो डाटा है जहाँ पर लाइक एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट हुई है। ये आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट है, ये आपका लेगेसी कस्टमर अकाउंटिंग फाइल है और ये आपका कोई ERP स्वीट है। अब इसके अंदर अगर डाटा चेंज हुआ है तो वो डाटा आपका इस क्लाइंट पे भी चेंज होगा, डिबेटर की डाटाबेस में भी चेंज होगा और कस्टमर की डाटाबेस में भी चेंज होगा। और आपको ये जो एरो देख रहे हैं ये एरो चेंज रिक्वेस्ट का एरो है कि यहाँ से डॉक्यूमेंट की फॉर्म में चेंज रिक्वेस्ट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। लेकिन अगर आपको ये जो एड्रेस चेंज की नोटिफाई हुआ, ये एड्रेस चेंज फॉर्म के हुआ है फॉर मैनुअल री एंट्री। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये एड्रेस जो दूसरी डायग्राम है, तो ये एड्रेस चेंजेस जो हैं ये इम्प्लीमेंट हुई हैं EAI के थ्रू, यानी कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो आपका इंटीग्रेशन होती है उसके थ्रू ये चेंज हुई है रियल टाइम में। अब रियल टाइम में ये होगा कि जैसे ही आपकी एड्रेस रिक्वेस्ट की चेंज आएगी तो वो ऑटोमेटिकली EAI के थ्रू, क्योंकि एंटरप्राइज सिस्टम है तो EAI के थ्रू वो सब डेटाबेसेस के अंदर जाके चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि मैनुअली काम करने का इशू वही होता है कि आप नोटिफाई तो कर देंगे डिपार्टमेंट को, लेकिन अगर वो उस नोटिफिकेशन के बाद नहीं भी करते चेंज तो ये आपका फिर वो इशू वैसे ही रहेगा। इसलिए EAI के थ्रू ये काम हम कर लेते हैं कि आप इसका जो रिक्वेस्ट होती है ये आप डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं और वो फिर अपनी डेटाबेस में इसको अपडेट कर लेते हैं।